स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सतना में गोली मारने के मामले में अब लाठीचार्ज और पथराव हो गया है। आपको बताएं कि सतना के सिंहपुर थाने में टीआई चैम्बर के सामने गोली लगने से युवक की मौत हुई है। पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने सिंहपुर थाना प्रभारी विक्रम पाठक और सिपाही आशीष को निलंबित कर दोनों को पुलिस लाइन से अटैच कर दिया है। इतना ही नहीं, घटना की जाँच के आदेश भी दे दिए गए हैं। मृतक रामपति कुशवाहा नारायणपुर गाँव का निवासी था और पुलिस ने कल दोपहर उसे चोरी के शक में हिरासत में लिया था। रात 9 बजे रामपति को घायल अवस्था में सतना लाया गया, जहां पर से उसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मौत की वजह पिस्टल की गोली लगना बताया जा रहा है, जो थाना प्रभारी विक्रम पाठक की पिस्टल है। युवक की मौत की सूचना पर परिजन आक्रोशित हो गए और पुलिस पर युवक की हत्या का आरोप लगाया। एहतियात के तौर पर यहां भारी संख्या में पुलिस बल सिंहपुर थाने पर तैनात कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि सतना के सिंहपुर थाने में टीआई चैम्बर के सामने गोली लगने से युवक की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई भी कर दी गई और पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने सिंहपुर थाना प्रभारी विक्रम पाठक और सिपाही आशीष को निलंबित कर दिया है और दोनों को पुलिस लाइन से अटैच कर दिया है। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। रामपति कुशवाहा नारायणपुर गांव का रहने वाला था और पुलिस ने कल दोपहर उसे चोरी के शक में पकड़ा था। रात 9 बजे उसे घायल हालत में सतना पहुंचाया गया, जहां से रीवा मेडिकल कॉलेज भी रेफर किया गया, लेकिन यहां उसने दम तोड़ दिया और मौत की वजह पिस्टल की गोली लगना बताया गया। और जो गोली लगी है वो थाना प्रभारी की पिस्टल की बताई गई है। युवक की मौत की सूचना पर परिजन काफी गुस्से में हैं। यहाँ पर घेराव कर दिया है। बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष दोनों यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पथराव तक किया गया, झड़प हुई है। क्या मर्डर हो गया, गोली मार किसने गोली मारी? कुछ को लोगों को बताया नहीं चला कौन मारा कौन नहीं मारा। पुलिस कह रही है कि वो रिवाल्वर छीन के खुद को गोली मार ली है। ये लोग खुद मारे। अच्छा जी, जब तो आप आए थे थानेदार से मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं हुई थी सर, जाए अंदर नहीं जाने देते सर। अच्छा जी, ये भी हमको अभी जानकारी पता चला। 2 लोग और अंदर थे, वो कहाँ गए? कौन था अंदर? नहीं हमको जानकारी। और शिवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे ताज़ा स्थिति के बारे में जानकारी ले लेते हैं। शिवेंद्र, भारी पुलिस बल तैनाती पहले से यहां पर हो चुकी है, पथराव की घटना भी सामने आई, झड़प भी हुई पुलिस और लोगों के बीच में। क्या कोई आला अधिकारी पहुंचे हैं स्थिति को और संभालने के लिए? पुलिस जी, मैं बता दूं कि हालात बहुत बेकाबू हो चुके हैं। पुलिस को लगभग 60 से 70 राउंड जो आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, लाठी चार्ज हुआ है और उधर से जो प्रदर्शनकारी हैं वो पत्थर बरसा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर बरसा रहे हैं, जिसमें से कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। वहीं पर लाठी चार्ज से भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी घायल हुए हैं। स्थिति काफी तनावपूर्ण है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो अलग अलग टोलियां बना के रखी है और एक तरफ जब पुलिस दौड़ाती है तो दूसरी तरफ से हमला करते हैं। तो कुल मिला के स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से सिर्फ एडिशनल एएसपी यहाँ पे मौजूद हैं। वो पूरे जो कार्रवाई है उस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जिला मुख्यालय से न तो एसपी यहाँ पे पहुंचे हैं, न डीआईजी हैं और न आईजी हैं। तो ऐसे में स्थिति काफी गंभीर बनती जा रही है, लगातार बिगड़ती जा रही है और उपद्रव लगातार जारी है। जी, इस मामले में जो लोग प्रदर्शनकारी हैं क्या कह रहे हैं, क्या मांग इनके द्वारा की जा रही है? देखिए, प्रदर्शनकारियों का सीधे सीधे मामला है। मांग ये है कि जो थाना प्रभारी है विक्रम पाठक और एक आशीष जो आरक्षक है उसके खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने युवक की हत्या की है। और अब प्रदर्शनकारी एक नया मांग जोड़ दिया है। उनका कहना यह है कि उनकी लाश, जो युवक है उसकी लाश को जल्द से जल्द यही थाने में लाके सुपुर्द किया जाए, जिसको लेकर पुलिस तसोपेश में है, क्योंकि भारी संख्या में प्रदर्शनकारी है। ऐसे में लाश यहाँ तक लाना प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। तो एहतियात के तौर पर प्रशासन ये चाह रहा है कि जिसकी जो शव है वो उसके सीधे गांव भेजा जाए, जिसको लेकर प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार जो आक्रोश है लगातार बढ़ता जा रहा है।
हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर कोई आला अधिकारी मौजूद नहीं है। जब स्थिति इतनी बिगड़ रही है तो अधिकारियों को तो शिवेंद्र यहाँ पर तुरंत पहुँचाना चाहिए था। जब पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती कर दी गई तो ऐसे में लोगों को समझाने के लिए अधिकारियों का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं ये नेतृत्व विहीन है। इनके परिवार के सदस्य हैं और जो आसपास के परिवार के सदस्य हैं वो इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा सर्वमान्य नेता नहीं है जिससे लगातार उनसे बात की जाए और उनकी समझाइश पर प्रदर्शनकारी माने। तो कुल मिला के बिन माली की फौज है और यही वजह है कि लगातार झड़पें हो रही हैं। प्रशासन की बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है और प्रशासन की तरफ से भी कोई सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं है जो कि इस बात को समझा सके कि उनकी जो मांगे हैं वो यदि जायज है तो जांच के बाद पूरी कर दी जाएगी। इसी बात को लेकर रस्साकसी का दौर अभी भी शुरू है और अभी आंसू गैस छोड़ने के बाद थोड़ी सी भीड़ शांत हुई है। जो प्रदर्शनकारी हैं लगभग 500 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन लगातार टोली बनाकर वो पुलिस को निशाना बना रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिससे काफी पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं। जी, और आप कह रहे हैं तो क्या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुँचा है लोगों के इस गुस्से को शांत करवा सके? यहाँ पर पत्थर बरस रहे हैं, पुलिस को यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग नहीं मान रहे। और इतनी कितनी संख्या है इन प्रदर्शनकारियों की? देखिए, प्रदर्शनकारी चूंकि जिस समाज का युवक की मौत हुई है, सनी मौत हुई है, उसका जो गांव है 5 किलोमीटर के एरिया में है और उसके सजातीय जो समाज है वो काफी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। तो उसके समर्थक पर्याप्त मात्रा में आ गए। लगभग 500 से ज्यादा की तादाद में जो प्रदर्शनकारी एकत्रित हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी 2015 में भी इसी तरह का एक मामला इसी थाने के अंतर्गत सामने आया था, जिसमें से आक्रोशित भीड़ ने जो थाना को आग के हवाले कर दिया था। तो कुल मिला के ये जो एरिया है काफी संवेदनशील एरिया है और अगर प्रशासन सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता तो हो सकता है कि ये आक्रोश आगजनी का रूप ले ले। बड़ी घटना हो सकती है अगर समय पर रहते हुए सचेता नहीं तो। जी, शिवेंद्र, आप बता रहे हैं कि ये पहले से ही काफ़ी सेंसिटिव इलाके में गिना जाता है। पहले भी यहाँ पर ऐसी घटना सामने आ चुकी है जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने थाने को नुकसान पहुँचाया था। क्या ये अधिकारियों तक, ये नवागत अधिकारी हैं तो क्या इन तक ये जानकारी नहीं है? मामले को अभी भी समझा जा रहा है कि स्थानीय पुलिस अधिकारी जो मौके पर मौजूद हैं वही संभाल लेंगे? देखिए, जो फोर्स है वो रीवा रेंज, शहडोल रेंज, जबलपुर और सागर रेंज की जो सशक्त पुलिस बल होती है वो उसकी बटालियन यहाँ पे मौजूद है। साथ ही जिला के जो पुलिस बल है वो मौजूद हैं। 5 से 6 थाने के टीआई यहाँ पे मौजूद हैं, जिसका नेतृत्व एडिशनल एसपी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इतना संवेदनशील एरिया है और इतना संवेदनशील मामला है, ऐसे में जो बड़े अधिकारी हैं जैसे आज एसपी हैं, एडिशनल आईजी हैं, डीआईजी हैं, उनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं पुलिस के मनोबल को बढ़ाती है, लेकिन वो नहीं है। तो ऐसे में पुलिस जो प्रदर्शनकारी है उनके आगे झुक रही है, अपनी जान बचाने के लिए वो पीछे हटती है और आंसू गैस का सहारा लेकर प्रदर्शनकारियों को भगाने का प्रयास कर रही है। तो इतना संवेदनशील मामला। और सबसे ताज्जुब की बात पुनीत, मैं आपको बता दूं कि सतना में 28 थाने हैं, जिनमें से 17 थाने ऐसे हैं जहां पे टीआई की पदस्थापना होनी चाहिए थी, लेकिन 13 ऐसे जो टीआई थाने हैं वहां पे एसआई को कमान दी गई है, जो नए रंगरूट है, जिनको काफी अनुभव नहीं है, उनको थाने का प्रभार दिया गया है। 13 ऐसे थाने हैं जिनके टीआई लाइन में होने के बावजूद भी यहाँ पे एसआई को थाना चलाने का अनुमति यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने दी है। और यही वजह की जब अनुभव सामने कम हो तो ऐसे स्थिति बिगड़ती है और यही वजह है कि चलिए, मामला सामने आया। शिवेंद्र, उम्मीद की जानी चाहिए कि न्यूज़ 18 के माध्यम से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक बात पहुंच रही होगी, जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंच रही होगी। जनप्रतिनिधि भी शायद वहां पर रुख करें, लोगों को समझाने के लिए पहुंचे और जिम्मेदार अधिकारी जो हैं, आला अधिकारी, वे भी मौके पर पहुंचे ताकि स्थिति को तुरंत से तुरंत काबू में किया जा सके। आप नज़र बना के रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो समाज में दरकते रिश्तों की कहानी बयां कर रहा है। वायरल वीडियो में भोपाल के स्पेशल डीजी अभियोजन पुरुषोत्तम शर्मा पत्नी को बेरहमी से पीटते दिख रहे हैं। वीडियो में आसपास घर में काम करने वाले 2 लोग भी नजर आ रहे हैं और दूसरे वीडियो में पुरुषोत्तम शर्मा किसी महिला के घर पर गए हैं और उनकी पत्नी भी वहां पहुंच जाती है।
इसके बाद पत्नी से बहस होती है और वो पत्नी को धमका रहे हैं कि वो उनके निजी मामले में बीच में ना पड़े। इसके बाद वो चले जाते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी वहीं रुकती हैं और महिला से पूछताछ करती हैं। अब ये मामला गृह मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी के पास पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बेटे पार्थ गौतम शर्मा ने मामले की शिकायत भी की है। प्लीज सर आप बैठिए किसी एक सेकंड प्लीज। अरे मैं आपसे मिलने आया हूँ तो क्या कर दिया मैंने? रेप किया है? रेप किया तो आप शिकायत करो, ये शिकायत करो। इधर न्यूज 18 पर डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने सफाई दी है और कहा है कि मेरा नेचर मारपीट का नहीं है, मारपीट करता तो पत्नी घर में क्यों होती, ये वो पूछ रहे हैं सवाल। न्यूज 18 से उन्होंने उल्टे सवाल कर दिए। पत्नी मेरे कमरे में चाकू लेकर आई थी, ये भी कह रहे हैं। और किसी के घर चाय पीने गया तो क्या गलती कर दी, अपने बचाव के लिए भाग रहा। ये बिल्कुल सही बात है। नेटवर्क प्रॉब्लम थी। मैं ये बोला सर, ये वीडियो तो आपका ही है सर ना, जो इसमें आप मारपीट कर रहे हैं? यार मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुझसे वर्षन ले रहे हो, मेरी पत्नी से लो ना भैया। नहीं सर, मैं तो पुष्टि करेंगे ना और उनसे पूछना 2008 में उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की, फिर भी आप उनके घर में रुके हो। जी जी। और आप फिर यदि इतने खराब में छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हो? आप लड़के के यहाँ क्यों नहीं रहते हो? सही बात है। है? ये बिल्कुल सही बात है। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम थी। मैं ये बोला सर, ये वीडियो तो आपका ही है सर ना, जो इसमें और रंजना इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ी हुई हैं। रंजना, क्या अपडेट इस मामले में? जी पुनीत, बिल्कुल आपने सुना कि जिस तरह से जो डीजी पुरुषोत्तम शर्मा है उन्होंने कहा है कि वो अगर उनकी पत्नी को उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो वो उनको छोड़ क्यों नहीं देती हैं। 2008 में भी जब इस तरह का मामला हुआ था तब से वो क्यों उनके साथ रह रही है और वो अपने बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती। और उन्होंने ये बात भी कही है कि उनकी बीते 5 सालों से अपने बेटे से किसी भी तरह से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कल जिस तरह से वीडियो में वो मारपीट करते हुए नजर आए थे उस बात से उन्होंने फिलहाल साफ इनकार किया है। और जो डीजी पुरुषोत्तम शर्मा है उनका यही कहना है कि उनका जो व्यवहार है, उनका जो नेचर है वो मारपीट करने का नहीं है, क्योंकि एक तरह से वो घिरते हुए नजर तो जरूर आ रहे हैं पुनीत यहाँ पर, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी को इस तरह से मारपीट करना तो शोभा बिल्कुल भी नहीं देता है, क्योंकि जिनके हाथों में महिलाओं की सुरक्षा और पूरे प्रदेश भर की कानून व्यवस्था हो, ऐसे में पुलिस अधिकारी अगर इस तरह का रवैया करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक पुलिस की जो अच्छी छवि है या पुलिस अधिकारी की जो अच्छी छवि है वो जरूर जनता के सामने नहीं जाएगी। लेकिन वीडियो में जिस तरह से पुलिस अधिकारी की पत्नी जरूर कह रही है कि इनकी जो शिकायत है वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक जरूर पहुंचाई जाए, लेकिन अभी तक जो पुलिस अधिकारी की पत्नी है ना तो वो थाने पहुंची है और ना ही उन्होंने खुद किसी मुख्यमंत्री या फिर किसी और के पास जाने का अभी तक किसी तरह से कोई पहल की है। तो ऐसे में आज ये देखना होगा कि ये जो पूरा मामला है क्या नया मोड़ लेता है, क्या जो पुलिस अधिकारी की पत्नी है वो थाने में जाकर इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराती है या फिर खुद गृह मंत्री या फिर मुख्य सचिव से मिलने को लेकर वो आगे पहल करती हैं। अगर वो इस तरह की पहल करती हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में अब कार्रवाई को लेकर वो संजीदा नजर आएंगी। और दूसरी बात ये भी है कि जो महिला आयोग है उन्होंने ये भी कहा है कि भले ही ये उनका निजी मामला हो, भले वो कहीं भी जाकर किसी भी दूसरी महिला से मेल मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मामला घरेलू हिंसा का है, महिला से मारपीट का है, तो ऐसे में अगर महिला जो पुलिस अधिकारी की जो पत्नी है वो महिला आयोग में जाकर आवेदन नहीं देती हैं तो खुद जो महिला आयोग है वो इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेगा। पुलिस जो डीजी अभियोजन है पुरुषोत्तम शर्मा उनको जवाब नोटिस भेजेगी और इस पूरे मामले में जवाब उनसे मांगा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस जानकारी के लिए। तो अगर ये जो पहला वीडियो जो सामने आया मारपीट का, इस मामले में ये कहा गया कि अगर वो शिकायत नहीं दर्ज कराएंगी तो स्वतः संज्ञान भी लिया जा सकता है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, इस मामले में और कोई नया अपडेट सामने आया क्या? उनकी पत्नी से क्या सामने आने वाली हैं? 2018 में भी शिकायत की थी, वो उसका जिक्र भी कर रहे हैं पुरुषोत्तम शर्मा।
जी बिल्कुल, उन्होंने न्यूज़ 18 से जो बातचीत करते हुए उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जब 2008 में जब ये शिकायत की गई थी उस दौरान उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं कराई उनके खिलाफ़, और यदि उनसे कोई दिक्कत है तो वो घर छोड़कर अपने बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती। हालांकि ये एक IPS अधिकारी होने के नाते ये तर्क ठीक नहीं लगता, क्योंकि एक पारिवारिक जिम्मेदारी उनकी यहाँ पर बनती है, क्योंकि वो एक सीनियर IPS अधिकारी हैं और एक DG रैंक के अधिकारी और अभियोजन जैसे जिम्मेदार विभाग की उनके पास जिम्मेदारी है। हालांकि उनका ये साफ तौर से कहना है कि मैं तंग आ गया हूँ अपनी पत्नी से। हालांकि इसके पीछे इसका लेकिन पत्नी की तरफ से शिकायत की गई है, भले ही बेटे की तरफ से शिकायत तमाम जगहों पर, लेकिन यहाँ पर दो तरीके से इस पे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हालांकि ये IPS से जुड़ा है तो हो सकता है कि इस कार्रवाई को लेके, इस FIR को लेके पहले उनसे पूछा जाए या फिर उनकी पत्नी से बातचीत की जाए। लेकिन जब इस तरीके की शिकायत पुलिस सामने आती है तो उसी शिकायत के आधार पर पुलिस के पास अधिकार रहता है कि वो FIR दर्ज कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आप इस बड़ी खबर पर नजर आगे भी बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी ने भारत में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकों के जीवन को काफ़ी अस्त व्यस्त कर दिया। लॉकडाउन खुलने के साथ जैसे जैसे अब ये मैकेनिक अपने काम पर वापस आ रहे हैं, इन्हें अब हमारे सहारे की ज़रूरत है, जिससे कि ये अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। इसको खास ध्यान में रखते हुए कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन के नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इस कैंपेन को अपना भरपूर समर्थन देने के लिए मिस्ड कॉल दें इस नंबर पर। नंबर है 7574003002 या लॉग ऑन करें www.protectindiasengine.com पर। आने वाले दिनों में आपका ये संकल्प बहुत मददगार साबित होगा, ये सुनिश्चित करने में कि हमारी जिंदगी बिना रुके आगे बढ़ती रहे। और वक्त एक ब्रेक का हो, जल्द लौटेंगे।